नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आज हम हमारी सीरीज के 6 लेक्चर पर आ चुके हैं। हमारे इस 6वें लेक्चर में हम फिर से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप अभी तक समझ ही चुके हैं, हम पहले इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर। तो इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। आज 9 जून है और हमारा की कॉन्सेप्ट्स 2 का समय आ चुका है। ये मेरा क्विक इंट्रोडक्शन हमारे सभी नए साथियों के लिए जो अभी अभी जुड़े हैं। आप हमारे एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। ये रहा सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का। मैं इसी सिलेबस के अलग अलग पोर्शंस को समय समय पर आपके साथ इस सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। जब तक इस सीरीज को आपको अच्छा सपोर्ट, अच्छा प्यार मिलेगा, ये सीरीज हम बिल्कुल चलाते रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत लाभ होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं 6 जुलाई से शुरू होने वाले हमारे इस बहुत ही प्यारे कोर्स में। 6 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं एसएनटी क्रैकर कॉम्बो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रैकर कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको 4 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बहुत ही रीजनेबल फीस में मिलता है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जानकारी लीजिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक को ओपन कर लें। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इस सेशन का, उसमें स्लाइड पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो आपको साइट पर ही ले जाएगा। हमारा क्रैकर कॉम्बो 25 आवर्स का कोर्स 1 महीने में पूरा हो जाएगा, और बाकी पावर ऑफ 10 एडिटोरियल एनालिसिस हम आपको 6 महीने का एक्सेस देंगे। सीए बूस्टर प्रीमियम में आपको 6 महीने का, और इंग्लिश क्रैकर में 1 साल का एक्सेस। ये सभी बहुत प्यारे कोर्सेस हैं और आपको पहले ही दिन से बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगा। आपका स्वागत है, आइएगा। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एसएनटी विद कॉन्फिडेंस। ये 6 जुलाई से है, और 8 जुलाई से मेरा इकोनॉमी क्रैकर का बहुत ही फेमस कोर्स है। ये हमारी 4थी बैच आ रही है। ज़रूर इसका आप पूरा लाभ लें। 4 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप टू हैव यू विथ मी इन दीज कोर्सेज। तो आ रहे हैं ना भाई? कोई भी सवाल हो इन कोर्सेज को लेके तो बिल्कुल बेधड़क आप कमेंट थ्रेड में पूछिए। हमारी टीम आपको बिल्कुल बढ़िया इसका आंसर देगी। आई वेलकम यू। आज का हमारा सिलेबस आपके सामने है, आज का एजेंडा आपके सामने है। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं पिछले सेशन का, उसके बाद कॉन्सेप्ट 5, 6, 7, 8 और फिर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो हमने जो पिछले सेशन में एनवायरनमेंट इकोलॉजी के पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह आजकल अखबारों में खबरें आती हैं, और मैंने आपके साथ बात की थी कैसे जो बाइडेन ने क्लाइमेट समिट बुलाई, और कैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोल दिया कि मेरी तो अब 2 ही प्रायोरिटीज हैं, एक है क्लाइमेट चेंज और एक है चाइना। किस प्रकार से जीरो नेट टारगेट का भारत पे प्रेशर बनाया जा रहा है, किस प्रकार भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को लेके चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी बातें की थी। भारतीय परिदृश्य में भी क्या क्या खबरें आती हैं और कैसे इनके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड की रीडिंग जो है एटमॉस्फेरिक, हमने देखा 415 से ज़्यादा ही आ रही है, जो बहुत ही घातक है। फिर मैंने आपके साथ जीएचजी पे बात की थी, CO2 इन एटमॉस्फेयर पे बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग पे बात की थी, और क्लाइमेट इक्विटी पर। तो ये सब हमने हमारे पहले पार्ट में कवर किया था। तो अब शुरू करते हैं आज का काम। कॉन्सेप्ट 5 पर आ गए हैं प्यारे दोस्तों। मैं इस तरह आपके साथ कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर आपको फॉर्मल डेफिनेशंस पे ले जाऊंगा। थोड़ा सा ये वार्मिंग अप हो जाए, आप सभी की एक बार रुचि जाग जाए इस टॉपिक में, तो फिर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एक एक चीज का जो बारीक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये सीरीज तो एग्जाम के लिए बनी है, तो वो हम इसके बाद ले लेंगे। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्लाइमेट कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज आज यहां से शुरू करते हैं। यह हमारा 5वां कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि 4 पिछली क्लास में हो गए। अब इससे पहले कि मैं आपको क्लाइमेट कन्वेंशंस और ट्रीटीज पर लेकर आऊं और ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों पर बात करें और इस साल क्या होने वाला है उस पर बात करें, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल कैसे काम कर रही है। ये चार्ट इतना खूबसूरत है कि आपको अपनी नोटबुक में इसे जरूर बना लेना चाहिए। तो भैया नोटबुक बना ली है ना आपने ये पीटीज आईएएस एकेडमी लेक्चर सीरीज की, तो अच्छे से बना लीजिएगा। और उसमें ये सारी छोटी छोटी बातें, लेक्चर के अलावा भी हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो भी नोट करते चलिएगा तारीख के साथ, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो देखिए, मानव ने ही आज का ये सारा क्लाइमेट चेंज निर्मित कर दिया है। ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो जब हम बोलते हैं मानव निर्मित, तो उसका मतलब होता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है ना, याद रहेगा अच्छे से। और इसके ऊपर सवाल भी आया था एग्जाम में। एंथ्रोपोस यानी मैनकाइंड, और जेनेसिस तो एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित। कॉजेस, इफेक्ट्स एंड फीडबैक, ये इतना प्यारा है पूरा। जहां तक हम कारणों की बात करते हैं कॉजेस की,
तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल को जलाना जिम्मेदार रहा है, एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जिम्मेदार है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई जो बदस्तूर जारी है वो भी जिम्मेदार है, और इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता चला गया। 6 ग्रीन हाउस गैसेस है जिसमें हमने बात की थी। अब ग्रीन हाउस गैसेस से प्यारे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग एंड रिजल्टेंट क्लाइमेट चेंज पैदा होना शुरू होता है, और एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया ओशन एसिडिफिकेशन भी शुरू होती है। जब ये सब होता है तो इसके जो प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे सामने आने लगते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट इंटेंसिफिकेशन, जो एकदम एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगते हैं हमारे सामने जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है पहले से। और एक्सट्रीम इवेंट तो इतिहास में हमेशा होते आए, लाखों करोड़ों सालों से हो ही रहे हैं, लेकिन अब ये प्योरली एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस को यू कैन एक्चुअली पिन डाउन कि हाँ ये इंसान ने ऐसा किया इसलिए ये एक्सट्रीम इवेंट इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। अब विज्ञान वो पिनिंग डाउन करने में भी थोड़ा थोड़ा सक्षम होने लग गया है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्रीनलैंड आइस शीट, परमाफ्रॉस्ट, इस पे आज हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही है। आर्टिक सी आइस और उसके बाद सी लेवल राइज, बहुत खतरनाक चीजें होने वाली हैं 20 सालों में। डिजीज कैरियर्स एंड पेस्ट प्रोपोगेशन, तो कोविड-19 भी एक तरह से हम देखें तो इंसानों ने वनों में घुसने का प्रयास किया तो वहां से आपको जूनोटिक डिजीजेस समझ में आने लग गई। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कोरल ब्लीचिंग, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग, स्नो कवर रिडक्शन, ये होते हैं और फिर उनसे आने वाले अगले लेवल के इफेक्ट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये सब जुड़ता है, और जो फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट हो रहे हैं वो आप देखेंगे यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो पूरा फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट होता है ये जाके पीछे यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आया आपको? और इस तरह से कॉज इफेक्ट आपस में लिंक्ड हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप एक बार और गहराई से समझिएगा। 5वें कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं क्लाइमेट कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, यानी विभिन्न जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संस्थान बन गए हैं, जो संधियां होने लगी हैं और जो रेगुलरली अलग अलग सम्मेलन होते हैं, वो कौन कौन से सम्मेलन हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसकी कहानी 1992 से शुरू हुई थी, वो है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर होने वाला एक ढांचागत सम्मेलन है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, 1994 से ये इफेक्ट में आई, और इसका एक बड़ा स्पेसिफिक लक्ष्य दिया गया। क्या लक्ष्य दिया गया भैया इसका? We want to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that prevents dangerous anthropogenic interference with the climate system। बहुत ही सरल है कि हम मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों को पर्यावरण में इस लेवल पर रोकना चाहते हैं कि बेहद खतरनाक परिवर्तन आने रुक जाएं। ये बात समझ में आई आपको? दैट इज यूएनएफसीसी। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। जब आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो बड़ी पुरानी यादें यहां पे ताज़ा हो जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यूएनएफसीसी के ही अम्ब्रेला के अंडर एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई, और ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। 1997 में एडॉप्ट हुई और 2005 से लागू हुई। क्या कहती है ये क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी? ये दुनिया भर के देशों पे लागू होती है और ये कहती है कि हमें पूरे 6 के 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का प्रयास करना होगा। अब क्योंकि ये दुनिया भर पे लागू होती है और ये 6 गैसेस की बात करती है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। कोई भी ट्रीटी जो जितनी वास्ट होगी स्कोप में, जिसमें जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे, उसकी अंतरराष्ट्रीय सफलता की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। एनी इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज वाइड इनफ in its scope, its scale is vast enough, the probability of success decreases in proportion। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये सत्य वचन है कि ये इतना सफल क्योटो प्रोटोकॉल नहीं हो पाया। अरे भाई, नहीं तो आज ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई होती ना, हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट लेके नहीं चल रहे होते ना, पेरिस क्लाइमेट डील की जरूरत ही नहीं पड़ी होती ना। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी सफल हो गया। ये प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे बना हुआ प्रोटोकॉल था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसी संधि थी, अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जो कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी।
और ओडीएस के संदर्भ में अब इसमें एक स्पेसिफिक आपको एलिमेंट बचाना है और वो है एटमॉस्फेरिक ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट से हम सबका प्रोटेक्शन करता है। और इसके अंदर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इस तरह के जितने भी एक लिमिटेड रेंज ऑफ केमिकल्स हैं उस पे आपको फोकस करना था। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। अच्छा, वो डरे हुए भी वही लोग ज़्यादा थे। अमीर देशों में ही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आने लग गया था जब उनको समझ में आया ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर की दिक्कत वगैरह वगैरह, और ओजोन होल जब पूरा का पूरा आइडेंटिफाई हुआ था तब पता चला था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दिक्कत होती है। अब ये 87 में एग्री हुई, 89 में शुरू हुई और ये बहुत ज़्यादा सफल रही। ओजोन लेयर ने खुद को हील करना शुरू कर दिया। तो ये तो तीन बड़ी चीजें हुई। और यूएनएफसीसीसी के ही अम्ब्रेला में हमारा हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, सीओपी। तो वो जो इस साल का सीओपी है ये 26th सीओपी हो जाएगा जो कि स्कॉटलैंड में होगा। पिछला सीओपी जो 25वां था वो सीओपी 25 चिली होना था, लेकिन वो हुआ फाइनली मैड्रिड में 2019। तो बीच में एक साल पैंडेमिक की वजह से ये स्क्रैप हो गया था। तो इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगी, जो यूएनएफसीसी के पार्टीज हैं बेसिकली, दोज हु हैव अग्रीड टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। समझ गए? अब जो रियो कन्वेंशंस बोले जाते हैं ये मील का पत्थर माने जाते हैं। 1992 की ही समिट, जिसको हमने अर्थ समिट के नाम से जाना, 1992 की समिट से जो तीन बड़े रियो कन्वेंशन निकल कर आए, सीबीडी, यूएनसीसीडी एंड यूएनएफसीसीसी, इस पे पहले पे हमने बात कर ली थी। अब देखिए, जो हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे बात की, ये तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। दो जो बच गए वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पर स्क्वायर यूनिट एरिया दी वैरायटी ऑफ लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ, ये बायोडाइवर्सिटी का एक पैमाना होता है। और बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम की हेल्थ का सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है। और उसमें भी सॉइल बायोम, जो सॉइल बायोम होता है यानी मृदा का पूरा अपना पारिस्थितिक तंत्र, वो इतना प्रचुर होता है, इतना समृद्ध होता है कि अगर वो कहीं हेल्दी है मतलब वहां की पारिस्थितिक तंत्र बढ़िया चल रही है। तो इसके ऊपर जो कन्वेंशन है उसका नाम है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जैसा आपने देखा 2011 से 2020 को, अब ये तो निकल गया 10 साल, डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, जैव विविधता का दशक। फिर जो दूसरा है वो ये है कि डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से लड़ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और तीसरा है यूएनएफसीसीसी। तो ये जो प्रमुख नाम हैं वो ये हैं। और इसमें एजेंडा 21 निकल कर आया था अर्थ समिट में से, और वो अपने आप में एक माइलस्टोन बन गया। अब आप देखेंगे समय के साथ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम शुरू हो गए। जैसे आपने साइट्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जितनी भी स्पीसीज खतरे में पड़ी हुई हैं तो उनकी वजह से तो वो पूरी बर्बादी हो जाएंगी। और साइट्स के लोगों के पास पुलिस राइट्स भी कुछ देशों में है, तो ये कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ मिलकर ये तस्करों पर और तस्करी पर पाबंदी लगा सकें। इस पर काफ़ी सारी खबरें छपती भी रहती हैं। आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया। तो अब कॉन्सेप्ट 6 पर चलें, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पर। तो प्यारे साथियों, अभी तक के सारे बिंदु धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। याद रखिएगा, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, उस हिसाब से ही सब आप ध्यान रखें। और इसको आप पढ़ेंगे, ये सब आपको सिविल सर्विसेज में किसी भी लेवल की हो, स्टेट लेवल की, यूपीएससी की, काम आएगा। धीरे धीरे हम और जटिल टॉपिक भी लेंगे और इसको वाइड भी करेंगे, बट देन देयर हैज टू बी स्टार्ट एंड द स्टार्ट इज हियर। छठा कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो जितना भी पारिस्थितिक तंत्र में अपक्षय हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बाद आर्टिक मेल्ट पर आएंगे। देखिए, जब आप बात इन जनरल करते हैं कि भैया इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन चारों तरफ चल रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें भूमि पर जितना भी रिसोर्स मिला है, एयर में जितना रिसोर्स मिला है, पानी में जितना रिसोर्स मिला है, उसमें आप मीठा पानी भी बोल लें, खारा पानी भी बोल लें, और जो सॉइल मिला है, मृदा मिला है, ये जो वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको हम इतनी तेजी से एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं। द की वर्ड इज एग्जॉस्ट, द की वर्ड इज नॉट यूज। हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम इनको खत्म कर रहे हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को, लैंड, एयर, वाटर और सॉइल को। और ऐसा करके हम धीरे धीरे इनके रीप्लेनिश होने की संभावना को ही खत्म करते जा रहे हैं। अब जैसे अगर आप सॉइल की बात करें,
तो अगर आपने पश्चिमी घाटों में सारे पर्वत के ऊपर बने हुए घने जंगलों को काट डाला क्योंकि आपको माइनिंग करनी थी, रियल एस्टेट के वहाँ प्रोजेक्ट्स लाने थे, कंस्ट्रक्शन करना था, जो भी कारण है, पूरे के पूरे 6 राज्यों में ये हुआ, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। तो आपने अगर वैसा किया तो जब तेज मूसलाधार बारिश होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकने का मैकेनिज्म खत्म हो चुका है, वन कट चुके हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी सारी टॉप सॉइल को, उर्वरक टॉप सॉइल को बहा के ले जाएगी। उससे दूसरी प्रॉब्लम डाउनस्ट्रीम होंगी, लेकिन वहाँ की टॉप सॉइल चली गई। अब अच्छी क्वालिटी की सॉइल बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ये जो आप सॉइल देखते हैं ना, ये कोई रातों रात तो रिक्रिएट होती नहीं है। इसका बनना ऑर्गेनिक केमिकल्स के और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स के डिकम्पोज होकर इसका बनना तो बहुत लंबी हजारों सालों की प्रोसेस होती है। तो सॉइल डिग्रेडेशन जब होता है तो वो तो एक बड़ा लंबा लॉस हो जाता है। और इंसानी सभ्यता में 1000 साल, अब आप सोचिए यहाँ से 1000 साल में वो रिन्यू होगा तो वो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। तो ह्यूमंस एक्टिंग अगेंस्ट द साइकिल ऑफ मदर नेचर, इसकी वजह से ये एग्जॉशन हो रहा है। हमारे सारे वेस्ट जो कि पोल्यूटिंग वेस्ट हैं वो हम उस दर से प्रकृति में घुसाए चले जा रहे हैं जो कि उन वेस्ट के डीकम्पोजिशन और डिसिपेशन के रेट से ज्यादा है। तो जो कचरा हम प्रकृति में फेंक रहे हैं वो जितना जल्दी खत्म हो सकता है प्रकृति के द्वारा या गायब किया जा सकता है प्रकृति में उसकी अपनी प्रोसेसेस से, उससे कहीं ज्यादा रेट से हम इसमें डालते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आपका प्लास्टिक पोल्यूशन भी ओशन में हो गया है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन जो मैक्रो प्लास्टिक हैं उनके तो बड़े बड़े पूरे झुंड बन गए। उसको कहते हैं कि देयर इज अ ह्यूज प्लास्टिक बॉल दे हैव सीन, जिसमें करोड़ों टन प्लास्टिक एक जगह आ गया है। उसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक्स दूसरा बहुत बड़ा खतरा, इस पे सवाल आया था प्रीलिम्स में। तो इस तरह से हमने पोल्यूशन को जन्म देकर वहां की स्पीसीज के लिए खतरा पैदा कर दिया। वी आर ओवर यूजिंग द रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज एग्रीकल्चरल सॉइल, फॉरेस्ट्रीज, ओशन फिशरीज एट रेट्स एक्सीडिंग द नेचुरल एबिलिटीज टू रिन्यू। तो कई जगह जो है सैल्मन रन्स ही खत्म हो गए। सैल्मन मछली जो होती है उसकी बहुत डिमांड है दुनिया में, वो बड़ी टेस्टी मानी जाती है, पौष्टिक मानी जाती है। तो सैल्मन रन्स जो होते हैं, सैल्मन जो होती है वो मीठे पानी में पैदा होती है और समुद्र में अपना जीवन बिताती है और फिर बच्चे देने के लिए वो पूरा उल्टा चल के आती है अपने बर्थ प्लेस पे। अब उसमें सब जगह उनको पकड़ा गया और उनकी इतनी फिशिंग हो गई कि अब कई जगह सैल्मन रन्स ही बंद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मानव के लालच ने प्रकृति की जो एक रिदमिक प्रोसेसेस थी उनको खत्म कर दिया। सो द एनवायरमेंट्स कैपेसिटी टू विस्टैंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैज डिमिनिश्ड एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज सेट इन। प्रेजेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर मोर एंथ्रोपोजेनिक देन नेचुरल। एक चीज आपको फिर से बता दें, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में डिग्रेडेशन खुद होके नहीं होता, हमेशा होता आया है, लेकिन इस बार इंसान ने अति कर दी और इस तरह से डिग्रेडेशन कर दिया कि अब रिकवरी हो नहीं सकती। दूसरा, हम कहते हैं ना हमारा जो एनुअल कार्बन बजट है वो हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो 365 दिन में जो चीजें हमें एग्जॉस्ट करनी चाहिए कि प्रकृति अपने आप को रिन्यू करती चलेगी, वो हम आजकल जुलाई तक ही एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो एक ही साल में हम एक्चुअली 2 अर्थ यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब देखिए ये सुन के थोड़ा सा डर लगता है, अजीब लगता है, लेकिन आज 2021 है। धीरे 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 जैसे जैसे हम अब इस डेकेड में आगे बढ़ेंगे, आज नहीं कल नहीं लेकिन 5 6 7 8 सालों के बाद और डेफिनेटली 2030 के डेकेड में रोजाना फ्रंट पेज पे जो खबरें होंगी वो क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली दिक्कतों के बारे में ही होगी, जिसमें सी लेवल राइज एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल संकट होने वाला है। बस उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम यानी मानवता, मैनकाइंड धीरे धीरे खुद को उस तरफ ले जा रहा है। 2030 का एक टारगेट हमने और रखा है यूएनएफसीसी का, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अभी एवरेज वार्मिंग को बढ़ने नहीं देंगे। और उसीलिए जो बाइडन भी बहुत हड़बड़ी में है और जल्दी जल्दी सबसे नेट जीरो के टारगेट्स मांग रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिक मेल्ट पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। जब हम आर्टिक मेल्ट की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जो इतना तेजी से जहां का बर्फ समर में जम नहीं पा रहा है और विंटर में उतना बन नहीं पा रहा है। समर में तो मतलब वो पिघल के बहुत ही कम हो जाता है और विंटर में जहां तक जम के उसकी मैक्सिमम लेवल होनी चाहिए वहां तक वो जा नहीं रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आर्टिक की बर्फ का पिघलना, आर्टिक हमारा 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर होता है। आप जानते हैं आर्टिक की जो सी आइस होती है ये पूरा का पूरा क्षेत्र का क्लाइमेट मॉडरेशन का काम करती है। अब आर्टिक सी आइस मैक्सिमम और आर्टिक सी आइस मिनिमम, ये 2 टर्म्स हैं। तो ये दोनों टर्म के मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मतलब आर्टिक के समुद्री क्षेत्र की बर्फ का न्यूनतम और आर्टिक सी आइस का मैक्सिमम, उसका अधिकतम। तो इनकी परिभाषाएं क्या हैं? आर्टिक सी आइस मिनिमम इज द डे इन अ गिवन ईयर व्हेन द आर्टिक सी आइस रीचेस इट्स स्मॉलेस्ट एक्सटेंट।
तो सितंबर के आसपास ही आता है, समर के मेल्टिंग सीजन के बाद, जब वो अपने सबसे छोटे लेवल पर होता है, वो उसका मिनिमम होता है। अब हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि ये मिनिमम हर साल कम होता चला जाए। अगर ये मिनिमम हर साल कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको बात समझ में आई कि नहीं? सो दिस क्रिएट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर मेनी रीजन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अब जितने भी आर्टिक रीजन के देश हैं, अब उनको ये लालच आने लग गया है कि हम ये बाकी के सी रूट्स क्यों यूज करें, अब तो हम आर्टिक के ऊपर से जहाज ले जाएंगे हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस बचा के। लेकिन ये तो जलते हुए घर पे रोटी सेकने वाला काम है, क्योंकि आप उसमें और शिप्स को धकेलोगे तो और ज्यादा वार्मिंग पैदा करोगे, तो और डिस्ट्रक्शन होगा और तेजी से। तो मतलब लिटरली जलते घरों में रोटी सेकने के काम अब आर्टिक सी क्षेत्र के देश कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन उनको इसमें भी कमर्शियल लाभ, इसीलिए जो एंथ्रोपोजेनिक हम बोलते हैं दोस्तों, वो एक्चुअली गलत नहीं है। आर्टिक सी आइस मैक्सिमम, ये वो दिन होता है वर्ष का जब आर्टिक सी आइस अपनी मैक्सिमम एक्सटेंट पर चली जाती है, और ये आर्टिक कोल्ड सीजन का अंत होता है। अब ये भी हर साल उतना ज्यादा नहीं बन रहा है जितना होना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? तो ये है पूरी कहानी आर्टिक की मेल्ट की। आईपीसीसी का यही कहना है कि जीएचजी, द ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग, फोर्सिंग का क्या मतलब होता है? जो रेडिएशन पृथ्वी से ऊपर आई, ओशन से ऊपर आई, और जो नॉर्मली स्पेस में निकल जाती, अब वो CO2 के मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करके नीचे फोर्स कर रहे हैं वापस। ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग का मतलब यही है। और हमने संदर्भ में इंफ्रारेड रेडिएशंस की भी पिछली क्लास में बात की थी, याद आ रहा है आपको? तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है कि नहीं दोस्तों? तो एक बार हमें कमेंट थ्रेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से समझा दो, और ये रेडिएटिव फोर्सिंग की जो हमने बात की थी वो क्या है वो बता दो। और एक और सवाल का जवाब दे दो कि क्या ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली बुरी चीज होती हैं या इनका कुछ अच्छाई भी है? मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया भी था, तो इसलिए आज मैं आपसे कुछ रिवीजन के सवाल पूछ रहा हूं। कमेंट थ्रेड में इन सब के जवाब हमको देते चलिएगा। तो अगर एक आइस फ्री आर्टिक ओशन बनता है तो उसकी परिभाषा टेक्निकली क्या होगी? जब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस से कम हो जाए, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम आर्टिक ओशन को बर्फ से मुक्त उस दिन मानेंगे जब ये एक यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर का बर्फ भी नहीं बनेगा। उस दिन हम बोल देंगे कि आर्टिक का पूरा बर्फ ही खत्म हो गया। अब आप ये देखें दोस्तों, 1979 में कितना बर्फ बनता था, वो लाल वाली रेखा, और अब 2010 के दशक में कितना बर्फ बन रहा है वो ऊपर आपको दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे दोनों पोल्स जो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक और सवाल पूछता हूं, पृथ्वी पर देयर इज अ थर्ड पोल ऑल्सो। वो तीसरा पोल कहां है? ज्योग्राफी की भाषा में देयर इज अ थर्ड पोल। क्या आप हमें बता सकते हैं वो थर्ड पोल कहां है? आप जानते हैं उसको, उसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ भी है, तो हमें बताइएगा व्हाट इज द थर्ड पोल ऑफ दिस प्लैनेट। ये क्लाइमेट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। क्लाइमेट मॉडरेशन पोल्स में काफी होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द थर्ड पोल। तो आइस फ्री का मतलब समझ गए अब आप? 10 लाख से अगर कम हो गया तो। और इसमें रिस्क सबसे बड़ी क्या है? पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है ना बेटा। क्या होगा आपकी जब बर्फ पिघली, बर्फ का कलर क्या होता है भैया? सफेद। सफेद पे लाइट का क्या होगा? बाउंस बैक होके ऊपर निकल जाएगी। अब जब वो पिघलेगी तो क्या होगा? गहरे नीले रंग का पानी बनेगा। तो जब गहरे नीले रंग का पानी बनेगा तो वो तो और ज्यादा रोशनी को और हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। आपको समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए ओशन हीट कंटेंट ड्रामेटिकली बढ़ता चला जाता है। और दुख की बात यह है कि इंसान को इसमें भी पैसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो लोगों को यह लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज कहां कोई बहुत ज्यादा है। स्केप्टिक्स बोलते हैं कि भाई इसमें से तो ज्यादातर ये केवल एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है, लेकिन दरअसल ओशंस में 93% जा रहा है। आपको बात समझ में आई? ओशंस में 90% से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे ओशंस पर जो असर आएगा वो तो अनथिंकेबल है, और ये 2050 तक अपनी अपर लिमिट पर आने लगेगा। तो अब क्या हो रहा है? चाइना वाले, रशिया वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो आर्टिक का रूट खुल जाएगा, तो हम तो पूरी तरह से मलक्का स्ट्रेट को अवॉइड कर सकते हैं, अंडमान सी को अवॉइड कर सकते हैं, पर्शियन गल्फ को अवॉइड करके हम तो ऊपर से ही चले जाएंगे। अब ये अपने आप में एक बड़ी डिफीटिस्ट सोच है कि कमर्शियल फायदे के लिए आप उस जगह का और सत्यानाश करने को तैयार हो, तो विच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड थिंग। और ये इस क्षेत्र के सारे देश हैं, दूसरे चार्ट में आपको दिख रहे हैं। तो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है सी लेवल राइज। तो अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया आपको? सेशन में मजा आ रहा है?
30 मिनट में मेरा प्रयास है कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है इन विषय का वो ले आऊं, और ये एग्जाम में आपको प्रश्नों को हल करने में मदद करे। ये इस सीरीज का पूरा लक्ष्य। तो ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग ही चल रही है, आप इस हिसाब से नोट्स अपने बनाते चले और पीडीएफ डाउनलोड करें। तो भैया एक बात बताओ, अभी तक कितने लोगों ने पूरे के पूरे 6 सेशन देख लिए? जरा कमेंट्स में सबसे पहले तो ये बता दो कि कितने लोगों ने पूरे 6 सेशन देखे, जल्दी से कंफर्म करो। और पूरे 6 सेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, नोट्स बना लिए और अपने साथियों को भी बता दिया, और इसको अच्छे से लाइक और शेयर भी कर दिया। बताओ भैया, तुमको हमारा डबल आशीर्वाद, एग्जाम में तुमको 1 मार्क एक्स्ट्रा गारंटी सिर्फ ये करने में मिल जाएगा आज का। देख लेना भैया, बता रहे हैं। सी लेवल राइज, तो समुद्र की जल स्तर, औसत जल स्तर का बढ़ना, ये दरअसल क्या है और ये क्यों बुरी खबर है? बहुत सीधी सी बात है। पिछले 100 सालों से ऐसा बताते हैं कि धीरे धीरे औसत जल स्तर बढ़ता जा रहा है और अब गति बढ़ गई है। नॉर्मली प्रति वर्ष 1/8 इंच ये बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा एक एवरेज कैलकुलेशन किया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये पानी का औसत जल स्तर समुद्री क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि थर्मल एक्सपांशन कॉज बाय द वार्मिंग ऑफ द ओशन, इसके लिए बहुत जरूर। अब हमने अभी हमारे 7 कॉन्सेप्ट में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि भैया इसमें 93% की जो हीट एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ओशन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा पानी में हीट एब्जॉर्ब होगी तो वाटर एक्सपांड्स एज इट वार्म्स, तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम ही फिजिक्स के लॉस से एक्सपांड होता चला जा रहा है। और दूसरा, इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ लैंड बेस्ड आइस, जितना भी हमने ग्लेशियर्स की बात की, आइस शीट्स की बात की, परमाफ्रॉस्ट की बात की, तो वो तो जमा हुआ पानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ओशंस में फेंका जा रहा है। तो 2 तरीकों से, एग्जिस्टिंग पानी के गर्म होने से उसके वॉल्यूम एक्सपांशन, और नए पानी का उसमें आके जुड़ना जो अभी तक जमा हुआ था, और ये दोनों चीजों की वजह से ओशन का पूरा लेवल बढ़ता जा रहा है। आपको अभी बताया था 90% एक्स्ट्रा हीट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा होने वाली। सो दैट मीन्स मोर वार्मिंग, यानी आइस से ज्यादा जितनी बनेगी उससे ज्यादा पानी बन जाएगा। विद कंटिन्यूड ओशन एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, सी लेवल्स विल लाइकली राइज फॉर मेनी सेंचुरीज एट रेट्स हायर देन दैट ऑफ द करंट सेंचुरी। अब इसमें कॉन्सेप्ट है टिपिंग पॉइंट का। देखिए, टिपिंग पॉइंट एक बहुत खूबसूरत किताब भी किसी ने लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था। तो ऑथर का नाम क्या था टिपिंग पॉइंट किताब का? बताइएगा। बहुत प्यारी किताब है, जरूर पढ़िएगा। उसमें ऑथर ने बताया था, देखिए कोई भी सिस्टम जो है ना, धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तो धीरे धीरे दरारें पड़ती हैं, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, अभी तक टूटा नहीं है, और ऐसा लगता है आज टूटेगा, कल टूटेगा, टूटता नहीं है कई सालों तक, धीरे 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 धीरे, और एक दिन अचानक से उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है, वो टूट जाता है। फिर उसको वापस पुराने स्टेट पे लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे गया तो ऐसे वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट, वेयर द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इटसेल्फ चेंजेस। देन इफ यू एक्सपेक्ट कि अब मैं जीएचजी एमिशन बंद कर दूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कॉजल चेन्स जो हैं वो बदल जाती हैं, उनका रेट बदल जाता है, उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तो टिपिंग पॉइंट बड़ा डेंजरस होता है, और पृथ्वी को हमें क्लाइमेट चेंज के टिपिंग पॉइंट में नहीं जाने देना दादा, नहीं तो दिक्कत होगी। डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म सर्जेस पुशिंग फार्दर इनलैंड देन दे वंस डिड, मोर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, कोस्टल रीजन्स विल बी सबमर्ज्ड। तो ये सब होगा। तो इसका मतलब भारत जिसके पास आज 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, वहां पर हमको बहुत दिक्कत होने वाली। तो सोसाइटीज कैन रिट्रीट, अकोमोडेट और प्रोटेक्ट। अब या तो आप पीछे की तरफ अंदर चले जाइए, आप क्या करेंगे? देखिए, भारत का जितना बड़ा कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर का, या तो इस कोस्ट लाइन पे रहने वाले लोग अंदर की तरफ भागें, हिंटरलैंड की तरफ, तो कोस्ट लाइन की प्रॉपर्टी की कीमतें गिरेंगी और अंदर की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। बात समझ में आ रहा है? 10 साल के बाद ये रोज की खबरें होंगी भैया, बता रहा हूं आपको एडवांस में। या तो आप अकोमोडेशन और प्रोटेक्शन वहां करें। अब आप कितना खुद को प्रोटेक्ट करोगे पानी की ताकत से, वो बहुत मुश्किल है। तो 3 बड़े कारण हैं: ओशंस का एक्सपांशन, आइस शीट्स का आइस को लूज करना, स्नोफॉल में जितना नया बर्फ बन रहा है उससे अधिक गति से, और बड़े हाइट पर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। ये है पूरी कहानी। तो सी लेवल राइज जो है भारत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बनना ही बनना है। इनफैक्ट सभी कोस्टल कम्युनिटीज के लिए, सिर्फ भारत की बात नहीं है। और इसके लिए ही सही दुनिया के देशों को एक हो जाना चाहिए और जल्दी से अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कट करना, ये पहला काम है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज बनाना, ये दूसरा काम है। और एक ग्लोबल कंसेंसस लाना कि भाई रिन्यूएबल और सर्कुलर इकोनॉमी कैसी बनाई जाए। आज हमारी लीनियर इकोनॉमीज हैं सारी, हमें इसको सर्कुलर इकोनॉमी में तब्दील करना बहुत जरूरी है।
तो हमने इकोनॉमी के लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, लेकिन वो लीनियर इकोनॉमी के लिए था। तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? बताओ भैया कमेंट थ्रेड में। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों। मजा आया आज की क्लास में आपको? अब मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है एमसीक्यूज। तो जरा फटाफट तीनों के आंसर निकालो, लिखो। जब तक आप लोगों का पार्टिसिपेशन जारी रहेगा मैं एमसीक्यूज लाता रहूंगा। तो मैंने आपके लिए 3 एमसीक्यूज बड़े प्यारे बना दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिए और ABCD में आंसर दीजिए इनके। और इसके अलावा मैंने आपके लिए डिटेल्ड क्वेश्चंस भी 4 लिख दिए हैं। यहां आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, ऐसा मत करो। 100, 150, 200, 250 शब्दों में उत्तर लिखो, सबका भला होगा। आपका तो होगा ही होगा, जो लिखता है उसका तो भला होता ही होता है। प्यारे दोस्तों, तो अब आप लगे हाथों पीटी का भी भला कर दो। अगर आपको लगता है हमारी ये सारी सर्विसेज अच्छी हैं तो आप आगे बढ़ के कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहें करें, उससे हमारी टीम को और काम करने की हिम्मत मिलेगी एंड वील बी एबल टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नए कोर्सेज जो है मैं आपको बता चुका हूं। 6 जुलाई से एसएनटी क्रैकर आ रहा है, 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर आ रहा है। कोर्सेज मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब आज की क्लास समाप्त करने का समय है। अब हम कल आपके साथ मिलेंगे, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो अब मुझे आप इजाजत दीजिए। सारे सेशंस देखे हैं ना? नहीं देखे तो एक बार सारे देख डालो भैया, तुम्हारे लिए सारी मेहनत हो रही है। नमस्कार, जय हिंद।